हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने कई सारे आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं और हम पढ़ रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरियम है जिसमें कि एक अलग तरह का प्लाज्मिड होता है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, जो ट्यूमर कॉजिंग प्लाज्मिड होता है और जिसके कारण जो डिजीज़ है वो ट्यूमर मतलब जो अदर दूसरे प्लांट को जब इन्फेक्ट करता है, इसके अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम जब इन्फेक्ट करता है तो उसमें गॉल्स या कहना चाहिए कि ट्यूमर्स प्लांट के अंदर बन जाते हैं। वो किस कारण से होते हैं? हमने पिछले लेक्चर में इसको क्लियर किया था। वो टीआई प्लाज्मिड के कारण होते हैं जो एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर भी हमने पिछली बार आपको बताया था, फिर से दे रहे हैं क्योंकि इसके हमें आगे बढ़ना है। टीआई प्लाज्मिड इस तरीके का है जिसके अंदर एक गोलाकार है, ये सर्कुलर है यानी डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है और प्लाज्मिड है। तो हमने कहा कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है यानी डीएनए का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। जो बैक्टीरिया में एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होता है और प्लाज्मिड ऐसा पार्ट है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, लेकिन इसकी क्वालिटीज ऐसी हैं जो क्रोमोसोमल डीएनए से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। तो ये एक सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है। इसमें ये वाला पार्ट जो है टी डीएनए, ऊपर वाला पार्ट जिसके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो ट्यूमर कॉजिंग पार्ट और एक ऑक्टापाइन या नोपालाइन सिंथेसिस पार्ट, जिसको हम कहते हैं ओपाइन सिंथेसिस पार्ट। ओपाइन के भी दो पार्ट थे, हमने बताया था आपको कि दो तरह के ऑक्टापाइन टीआई प्लाज्मिड होता है और नोपालाइन टीआई प्लाज्मिड होता है। तो हमने ये ऑक्टापाइन सिंथेसिस के लिए बनाया है। इसके अंदर टी डीएनए कहाँ से कहाँ तक है? जो दो सीक्वेंस में आता है, टुम डीएनए और ऑक्टापाइन सिंथेसिस डीएनए। ये दोनों ही जो टी डीएनए है वो दोनों तरफ से राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें हमने ये बताया था आपको कि 12 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि 24 बेस पेयर्स लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंस के होते हैं और ये टी डीएनए के लिए जरूरी है क्योंकि हमें उस प्लाज्मिड को वहीं से काटना है, टी डीएनए के कुछ पार्ट को काटना है, तो बॉर्डर सीक्वेंसेस के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद इसमें एक ट्राजीन था। ट्राजीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के टाइम में इस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर करने के लिए ये आवश्यक जीन है। इसके बाद था ओसीसी, यानी जो ऑक्टापाइन सिंथेसिस है वहाँ ऑक्टापाइन सिंथेसिस के लिए है और ये जीन जो है वो ऑक्टापाइन कैटाबोलिज्म के लिए है। नेक्स्ट आईएनसी, आईएनसी जीन है फॉर इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, अमंग इनकॉम्पेटिबिलिटी अमंग प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स जितने भी हैं उनके बीच में इनकॉम्पेटिबिलिटी हो तो ये जीन संभालता है इसको। उसके बाद ओराई जीन है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड। ठीक है, हमें ये मालूम है प्लाज्मिड की क्वालिटी ही हुई है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह दिया और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑटोनोमसली रेप्लिकेट होता है। इट मीन्स इसके अंदर ओराई जीन होना चाहिए जो इसमें है। देन नेक्स्ट इसका जो विड जीन है, ये हमने 6 जीन आपको इसके बताए थे। तो जो विड जीन है, विड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड टू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ प्लांट और अदर बैक्टीरिया। जिस किसी में भी ये जाएगा, जिस किसी भी सेल के अंदर ये जाएगा, यानी प्लांट सेल के अंदर यदि ये इन्फेक्ट करता है एग्रोबैक्टीरियम, तो इस वीर जीन के कारण ही इसका ट्रांसफर भी होगा और इंटीग्रेशन भी होगा उस प्लांट सेल की क्रोमोसोमल डीएनए से। ठीक है, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इसी को ही आगे काम में लेना है एज ए वेक्टर। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करके। अभी आप ये देखिए कि ये जो है हमने सिर्फ ये टीआई प्लाज्मिड बनाया है और ये स्ट्रक्चर टी डीएनए, क्योंकि हमें मेन काम है टी डीएनए से। तो टी डीएनए क्या है? इतना ही स्ट्रक्चर है, इसके भी हमने 3 पार्ट कर दिए हैं। ये जो हमने टुम डीएनए यहाँ लिया था, टुम डीएनए में क्या आ रहा था? टी डीएनए का जो 2 पार्ट हैं, टुम डीएनए और ओपाइन सिंथेसिस। ठीक है, तो जो टुम डीएनए है उसमें भी 2 पार्ट हैं। हमने बताया था कि एक तो 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है, मतलब 2 तरह के हार्मोन इसके द्वारा एक्सेस में बनाए जाते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बनने के कारण ही ये पार्ट जो है, जो टुम डीएनए है, वो ट्यूमर कॉजिंग हो जाता है। ठीक है, ट्यूमर को कॉज करता है क्योंकि इनके सिंथेसिस से क्या होता है? बहुत जल्दी से सेल प्रोलिफरेशन होता है
और वहीं जब ये इन्फेक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर क्या हो जाती है, ट्यूमरस ग्रोथ हो जाती है। तो टीडीएनए का ये पार्ट ऑक्सिन सिंथेसिस और साइटोकाइनिन सिंथेसिस का जो है वो टूम डीएनए है, और दूसरा पार्ट है ओपाइन सिंथेसिस, जिसमें हमने ये लिया है ऑक्टापाइन सिंथेसिस के लिए। और आप देख रहे हैं, यानी अब इसके 3 पार्ट हो गए, ऑक्सिन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस और ऑक्टापाइन सिंथेसिस। ये दोनों ही तरफ राइट और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस दिख रहा है, जो कि 12 बेस पेयर्स के हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चेंज करना है, ये किस तरीके से क्रोमोसोमल डीएनए से जुड़ता है, यदि प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो किस तरीके से ये कहाँ जुड़ता है, क्रोमोसोमल डीएनए इसमें से कैसे इंटीग्रेट होता है। क्योंकि हमने ये जो वीर जीन बोला है, वीर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लाज्मिड टू द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ट्रांसफर और इंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब इस जीन के कारण जो है इस टूम डीएनए या टीडीएनए के आसपास कहां पर क्रोमोसोमल डीएनए जुड़ेगा। ठीक, इंटीग्रेशन के लिए कहा, इसका मतलब जुड़ेगा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये देखिए आप, ये हमने बनाया है ऑक्टापाइन सिंथेसिस के लिए और ये नोपालाइन सिंथेसिस, हम दोनों को देंगे इसके अंदर। इंटीग्रेशन जो है, पहले स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ लिया, ये टीडीएनए कहलाता है। इसको हम ट्रांसफर डीएनए भी कहते हैं या टीडीएनए कहते हैं, क्योंकि यही पार्ट हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करके दूसरा जो पार्ट हम लगा सकते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इसका किस तरीके से होता है, हम देख रहे हैं कि हमने नोपालाइन सिंथेसिस में देखिए लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, ये वैसा ही है टीडीएनए, लेकिन क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ जुड़ा है, डीएनए सेगमेंट यहाँ जुड़ा है। ये एक्स्ट्रा वाला नहीं है, हम फॉरेन डीएनए अभी नहीं डाल रहे हैं। हमने कहा जिस प्लांट सेल में ये जाता है उसके क्रोमोसोमल डीएनए से भी इंटीग्रेट हो जाता है और उसके अंदर ट्यूमर भी कॉज करता है। ठीक है, तो इसके अंदर सारी चीजें, ऑक्सिन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस, देन इसके बीच में इन टीडीएनए के बीच में, ये टीडीएनए था पूरा, ये टीडीएनए है जिसमें ऑक्टापाइन सिंथेसिस भी है, नोपालाइन सिंथेसिस भी है, और एक्सोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, यानी ये पूरे टीडीएनए के बीच में जाके क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो नोपालाइन सिंथेसिस में जो इंटीग्रेशन है, आप देख रहे हो कि क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो बीच में जुड़ता है और इसका जो सेगमेंट है वो सिंगल सेगमेंट रह जाता है। यहां पर ये जो है वो देखिए आप, ये 2 सेगमेंट में टूट जाता है। क्या, ये वाला देखिए ऑक्टापाइन सिंथेसिस के अंदर ये बीच में जुड़ा, और ये देखिए ऑक्सिन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन सिंथेसिस, ऑक्टापाइन सिंथेसिस, फिर ये यहाँ भी जुड़ा। तो क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो 2 जगह पर भी जुड़ सकता है, 2 सेगमेंट्स में भी जुड़ सकता है और यहाँ पर ये सिंगल सेगमेंट में ही जुड़ता है, यानी इंटीग्रेशन जो है इसका वो 2 प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टीआई प्लाज्मिड को हम ऐसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह कैसे हम आइडियल माने। तो आप देख रहे हो आइडियल प्लाज्मिड के अंदर, आइडियल क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या आता है। हमने जब क्लोनिंग वेक्टर्स आपको पढ़ाए थे तो उसमें था प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैजमिड, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो हमने पहला उसमें प्लाज्मिड लिया था। प्लाज्मिड को भी हमने क्या किया था, जो वाइल्ड टाइप प्लाज्मिड होता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में नहीं आता है। हालांकि प्लाज्मिड की क्वालिटीज होती हैं कि उसमें ऑटोनोमस रेप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो प्लाज्मिड को हम कैसे नहीं ले सकते हैं, एज ए क्लोनिंग वेक्टर नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ क्वालिटीज हैं और कुछ नहीं है। तो हम क्या क्वालिटीज इसकी ऐड करें कि ये एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में आ जाए। ठीक है, अब टीआई प्लाज्मिड को हम एज ए आइडियल क्लोनिंग वेक्टर कैसे मान सकते हैं, ये प्लाज्मिड हम देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये इसके अंदर ओराइजिन होना चाहिए। प्लाज्मिड की क्वालिटी ही क्लोनिंग वेक्टर को हम उसी तरह ले सकते हैं जिसमें ऑटोनोमस रेप्लिकेशन हो सकता है। हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, जितने भी वेक्टर हमने डेराइव किए उसमें ओराइजिन हमने डाला ही डाला है। यहाँ ऑलरेडी है तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक नेचुरल वेक्टर है और वो ट्रांसफ़र हो सकता है, इन्फेक्शन के टाइम पे प्लांट सेल के अंदर जा सकता है। इसका मतलब ये अच्छी बात है कि इजीली इन्फेक्शन से ये दूसरे प्लांट के अंदर प्लाज्मिड पहुंच जाता है। एक तो ये ठीक बात है। दूसरी बात ये है कि इसका जो ओराइजिन है इसके कारण ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात ये कि अपने साथ में ये डीएनए सेगमेंट को कैरी कर सकता है।
जैसे इसने क्रोमोसोमल डीएनए को सेगमेंट को कैरी किया, ठीक है, जिस प्लांट सेल के अंदर जा रहा है, तो हमें वेरिएशंस के लिए ये आवश्यकता होती है कि एक सेल के अंदर इन्फेक्ट किया, दूसरे सेल में उसको जाना है, तो वो क्रोमोसोमल डीएनए को लेकर दूसरी सेल में वो पहुंच जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जो है ये ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इसको ट्रांसफर किया जा सकता है ट्राजीन के कारण। तो इसके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, क्या क्या, ओराइजीन है, दूसरा ट्राजीन है, इंटीग्रेशन की पावर है, और एक बात ये कि नेचुरली ट्रांसफर किया जा सकता है इस सेगमेंट को बैक्टीरिया से प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन नेचुरल है। लेकिन फिर भी इसको हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम में नहीं ले सकते जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। क्यों नहीं ले सकते? कुछ खामियां इसमें हैं। क्या खामियां? सबसे बड़ी खामी तो ये है कि इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिंथेसिस वाला जीन है। यदि हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम में लेंगे तो ये तो दूसरी सेल में जाके ट्यूमर कॉज करेगा, है ना, ट्यूमर कॉज करेगा, तो ये हमारे लिए खराब होगा, क्योंकि ये ट्यूमर कॉजिंग जीन है, तो हमें इसमें से इसको रिप्लेस करना होगा, ट्यूमर कॉजिंग जीन को। पहले तो ट्यूमरस ग्रोथ कॉज करता है। दूसरी बात ये कि इसमें इतना बड़ा डीएनए है, ये हमने आपको बताया था कि 1,94,000 है एक तो, और 1,72,000 kbp है, बेस पेयर्स लॉन्ग है। तो इतना लार्ज डीएनए हम एज ए वेक्टर काम में नहीं ले सकते, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर हमेशा छोटा होना चाहिए, जो खुद में छोटा हो, उसके अंदर सारी क्वालिटीज हों, लेकिन वो लार्ज फॉरेन डीएनए को कैरी कर सके। हमें क्या करना है, इसमें फॉरेन डीएनए को जोड़ना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें वेक्टर तो सिर्फ वेक्टर छोटा होना चाहिए, जो चीज हमें इच्छित जीन जो हमें ट्रांसफर करना है वो बड़ा होना चाहिए। तो एक तो खामी ये हो गई कि टुम डीएनए इसके अंदर है जो ट्यूमरस ग्रोथ कॉज करता है। दूसरी बात ये हो गई कि इसके अंदर इतना बड़ा डीएनए है कि ये बहुत छोटे साइज के फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है। तो ये इसकी कमी हो गई, किसकी? टीआई प्लाज्मिड की। तीसरी बात ये कि इतना बड़ा है तो इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स को ढूंढना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स तो चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि हमें जब यदि फॉरेन डीएनए जोड़ना है तो फॉरेन डीएनए को उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना पड़ेगा जिससे इसको काटा है, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, रेस्ट्रिक्शन साइट्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यदि हमने इसमें सब कुछ डाल भी दिया तो हम उसकी कॉलोनी को किस मीडियम पे उसको सेलेक्ट करें कि ये ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी है, का मतलब इसमें सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं, ठीक है। और एक और बात कि इसमें प्रमोटर्स नहीं है जो इसके एक्सप्रेशन को प्लांट सेल के अंदर दिखा सकें। तो खामी क्या हो गई? टुम जीन की उपस्थिति ट्यूमरस ग्रोथ कॉज करती है। दूसरा, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है। तीसरा, ये बहुत लंबा है जो छोटे डीएनए को कैरी कर सकता है, बड़े डीएनए को कैरी करना इसके लिए मुश्किल होता है। और इसके अंदर प्रमोटर्स नहीं है जिससे ये अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए क्या किया जाए कि इस डीएनए को जो है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखो प्रॉब्लम्स क्या हुई, वापस बता रहे हैं। प्रॉब्लम्स है इसमें प्रेजेंस ऑफ टुम जीन, तो वो क्या करेगी? ट्यूमरस ग्रोथ कॉज करेगी, ठीक है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। दूसरी, एब्सेंस ऑफ प्रमोटर नहीं है इस पूरे के अंदर, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा, एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। तीसरी बात कि इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, एब्सेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। ये किस लिए जरूरत होते हैं? हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल की कॉलोनी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, उसको हम किस मीडियम पे सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल मीडियम पे ग्रो कर जाएंगे और हमें उसमें से कॉलोनी का आइडिया नहीं लगेगा कि हमें ये कॉलोनी कौन सी है जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी है, यानी जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट जीन है। और चौथी बात ये कि क्या लार्ज डीएनए है, ये लार्ज डीएनए है और कैन नॉट कैरी
लार्ज फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो ये हमारी इसकी चारों पांचों कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करें कि इसको एक अलग तरह का वेक्टर इसे बनाएं, यानी हम इसको डेराइव करें। तो डेराइव करने के लिए हमें इसका ट्यूमर कॉजिंग पार्ट को डिलीट करना होगा। ट्यूमर कॉजिंग पार्ट को डिलीट करके और उसके अंदर हमें फॉरेन जो पार्ट है इसका छोटा करना पड़ेगा। बाकी सारी क्वालिटीज़ तो इसके अंदर हैं, और हमें एक सेलेक्टेबल मार्कर इसके अंदर डालना पड़ेगा जिससे हम उस कॉलोनी को पर्टिकुलर को मीडियम पे सेलेक्ट कर सकें। तो इसे हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कि किस तरीके से हम इसको, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम कैसे इसको डेराइव करें टीआई प्लाज्मिड को, कि जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह ये काम में आ सके। ठीक है, थैंक यू।